सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के अन्य राजपरक अधिनियम के अंतर्गत पंचायत उपवंत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पढ़ेंगे, 1996। इसे ही पेसा एक्ट कहा जाता है। पेसा जो है एक एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। ठीक ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेसा एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पेसा एक्ट को। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देख लेते हैं हम लोग। पहला है इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनुसूचित क्षेत्र वह क्षेत्र है जो संविधान के अनुच्छेद 244 244 के अंतर्गत खंड 1 में सूचीबद्ध है। यानी हम लोग या कोई भी अनुसूचित क्षेत्र किसे बोलेगा, कौन से क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र कहा जा सकता है, तो इसके बारे में जो है कहा गया है कि हमारा जो संविधान है उसके एक आर्टिकल है 244, उसी के अंतर्गत एक खंड है एक, उसी में जो क्षेत्र सूचीबद्ध होंगे उसी को जो है अनुसूचित क्षेत्र कहा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे अनुसूचित क्षेत्र किसे कहा जाएगा। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, अनुसूचित क्षेत्र वह क्षेत्र है जो संविधान की अनुच्छेद यानी आर्टिकल 244 के अंतर्गत खंड 1 में सूचीबद्ध है। यानी वे सारे क्षेत्र जो 244 आर्टिकल 244 के खंड 1 में सूचीबद्ध होंगे वे सारे क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र होंगे। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट लाइन की ओर आ जाते हैं। पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 9 में वर्णित है। यानी पंचायत से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वे संविधान के किस भाग से में वर्णित है, तो भाग 9 में वर्णित है। यह इंपॉर्टेंट लाइन था। तथा इस अधिनियम से पंचायत संबंधित प्रावधानों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर किया गया है। यानी यही पेसा एक्ट के तहत जो है पंचायत संबंधित जो भी प्रावधान है ना उसका विस्तार शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर किया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के लिए कोई ऐसा विधान नहीं बनाया जाएगा, यानी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो परंपरागत विधि अथवा सामाजिक धार्मिक पद्धति का उल्लंघन करती हो। यानी राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो पंचायत के परंपरागत विधि या सामाजिक धार्मिक पद्धति का उल्लंघन करे। ठीक ना, तो पंचायत के लिए ऐसा कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं बना सकती है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। यानी प्रत्येक गांव जो भी होंगे वहां क्या होगा, एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। तथा ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क व्यक्ति शामिल होंगे, जितने भी एडल्ट व्यक्ति हैं वे सारे जो है ये ग्राम सभा में शामिल होंगे। प्रत्येक ग्राम सभा परंपराओं एवं मान्य रीतियों के आधार पर विवादों का निपटारा करेगी। जितना भी ग्राम सभा है ना वहाँ पे जो भी परंपराएं चल रही है, जो भी रीतियाँ चल रही है उसी के आधार पे सारे विवादों का निपटारा करेगी। जो शुरुआती दौर से चला आ रहा है उसी के जरिए जो है क्या किया जाएगा, सारे विवादों का निपटारा किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना कार्यक्रम एवं परियोजना का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समझिएगा योजना, जो भी योजना है, कार्यक्रम एवं परियोजना का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी जितना भी योजना कार्यक्रम और परियोजना है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वे सारे का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। चलिए अगले लाइन पे आते हैं। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। यानी जो भी लाभ प्राप्त करता होंगे ना उसकी पहचान किसके द्वारा की जाएगी, तो ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। यानी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जिन जिन लोगों को लाभ प्राप्त होना है उनकी पहचान जो है ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा द्वारा ही योजना कार्यक्रम एवं परियोजना के लिए निधियों के उपयोग का प्रमाणीकरण किया जाएगा। यानी कोई भी योजना हो रही है या कार्यक्रम हो रहा है या परियोजना है उसके लिए जो भी पैसे खर्च होने वाले हैं उसको अप्रूवल जो है कौन देगा, ग्राम सभा देगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट लाइन की ओर बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायतों में आरक्षण समुदायों के जनसंख्या के आधार पर अनुपातों में होगा। यानी जो भी यहाँ पे आरक्षण है वहाँ पे जो जो समुदाय रह रहे हैं उनकी संख्या जनसंख्या जो है उसके आधार पर की जाएगी। ठीक है, लेकिन किसी भी स्थिति में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण
50% से कम नहीं होगा। यानी वैसे ये सारे क्षेत्रों में जो है जो भी आरक्षण है उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण होगा वो 50% से कम नहीं हो सकता है कोई भी हालत में। तथा पंचायतों के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। यानी कि पंचायत के जो मुखिया होंगे उसका जो पद है वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था कि कोई भी हाल में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण है वो 50% से कम नहीं हो सकता है, और जो पंचायत में अध्यक्ष होंगे यानी मुखिया होंगे वह पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा। तो यह इंपॉर्टेंट था पेशा एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से भूमि अर्जन करने से पूर्व परामर्श किया जाएगा। यानी कि कोई भी भूमि अगर लेना चाह रहा है तो भूमि अर्जन से पूर्व जो है ग्राम सभा या उसी स्तर के पंचायत से जो है परामर्श लेना आवश्यक है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु योजनाओं का प्रबंधन का भाग पंचायतों को सौंपा जा सकता है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में अगर छोटे छोटे जो योजनाएं आए हैं तो उनका जो प्रबंधन होगा वह पंचायत को सौंपा जा सकता है। यानी प्रबंधन का भाग किसको सौंपा जा सकता है? पंचायत को। लेकिन वो योजना कैसी होगी? तो छोटी योजना होगी, लघु योजना। अगले इंपॉर्टेंट लाइन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, नीलामी अथवा खनन के लिए पट्टा देने से पूर्व ग्राम सभा समुचित स्तर के पंचायत से सलाह करना आवश्यक है। यानी कि ऑक्शन यानी नीलामी अगर करना है या नहीं तो माइनिंग के लिए कोई ज़मीन जो है लीज पे देना है, पट्टे पे देना है, तो इससे पहले जो है ग्राम सभा या समुचित स्तर के पंचायत से जो है सलाह मशवरा करना आवश्यक होगा। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखते हैं क्या क्या है। मद निषेध को लागू करने की शक्ति, यानी कि यहाँ पे नशीली पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति जो है ग्राम पंचायत को दिया गया है। या मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित करने की शक्ति, यानी कि जो भी मादक द्रव्य हैं यानी कि नशीले पदार्थ हैं उनके विक्रय या उपभोग पर जो है ना कुछ नियम ग्राम पंचायत लगा सकती है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्राम बाजारों को प्रबंधन करने की शक्ति। ग्राम में जो बाजार लग रहे हैं, हटिया जिसको बोलते हैं, उसका प्रबंधन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। गौण वन उपज पर स्वामित्व का अधिकार। मैंने जब वन पढ़ा रहा था मैं तो वहाँ गौण वन उपज के बारे में मैंने वहाँ पे बताया था। इसके अंतर्गत देखिए लाह आ जाता है, केंदू पत्ता, महुआ बीज, चिरौंजी, महुआ पत्ता, बांस, ये सारे चीज़ गौण उपज के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे चीज़ हैं, तो ये जान लीजिए कि गौण उपज में जो है, गौण वन उपज में जो है ये सारे चीज़ थे, लाह, केंदू पत्ता, महुआ बीज, ये सब। तो उन पर जो है स्वामित्व का अधिकार ग्राम पंचायत का है। ठीक, अगले इंपॉर्टेंट लाइन को देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों द्वारा अधिकतम ऋण प्राप्त करने की सीमा, इसका भी जो है निर्धारण किसके द्वारा होगा? ग्राम पंचायत द्वारा होगा कि अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन्हें कितना ऋण मिल सकता है। ठीक, स्थानीय योजनाओं तथा जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति, इसकी शक्ति भी ग्राम पंचायत में है। अगला है, सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति, यह भी जो है ग्राम पंचायत में दी गई है। तो हम लोगों ने ग्राम पंचायत की शक्तियों को देख लिया। अब एक लास्ट लाइन बच जाता है, एक लास्ट लाइन बच जा रहा है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था 6ठी अनुसूची के अनुरूप की जाएगी। यानी यह जो अधिनियम है पेशा एक्ट, इसके अनुसार जो भी अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था जो है 6ठी अनुसूची, हमारा जो संविधान है उसमें जो 6ठी अनुसूची है उसके अनुरूप की जाएगी। ये जो 6ठी अनुसूची है इसमें जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है, तो उसी के आधार पर होगा। तो हम लोगों ने पेशा एक्ट देख लिया, एक और एक्ट को हम लोग देख लेते हैं, अधिनियम को देख लेते हैं। चलिए, अगला अधिनियम है बिहार डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1999, इसे भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है। किसी व्यक्ति को डायन के रूप में पहचान करना एक दांडिक अपराध है। यानी कोई आदमी किसी को अगर डायन बोल रहा है तो यह जो है एक दांडिक अपराध है, तथा इसके लिए 1000 रुपया का आर्थिक दंड अथवा 3 माह का कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये सब प्रश्न बनता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को डायन के रूप में पहचान करता है तो उसके साथ क्या की जाएगी, उसे क्या सज़ा मिलेगी? आपका ऑप्शन होगा 1000 रुपया, दूसरा ऑप्शन रहेगा
3 माह की सजा। तीसरा ऑप्शन रहेगा ए एवं बी दोनों और डी इसमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा सी दोनों, यानी 1000 रुपये का आर्थिक दंड भी मिल सकता है, 3 माह का कारावास भी मिल सकता है, या नहीं तो ये दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को डायन के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना दी जाती है तो प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को 2000 रुपया अर्थदंड अथवा 6 माह का कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था कि पहचान, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी को डायन के रूप में पहचान करता है तो उसे 1000 रुपये का दंड या 3 माह का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन अगर पहचान तो हो गया, उसके बाद जिसको डायन वे लोग बोल रहे हैं उसे शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना देंगे तो उस कंडीशन में जो प्रताड़ित कर रहे हैं उस पर 2000 रुपये का आर्थिक दंड दिया जा सकता है, 6 महीने का कारावास या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। दोनों अलग अलग कंडीशन था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, यदि कोई व्यक्ति लोगों को डायन प्रथा के लिए प्रेरित करता है तो 1000 रुपया अर्थदंड अथवा 3 माह का कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये सब लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक ना। प्रश्न इसी से बनते हैं। ये सारी लाइन जो मैं बता रहा हूँ सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी कोई आदमी जो है किसी आदमी पर फोर्स कर रहा है कि तुमको डायन बनना होगा, तो उस व्यक्ति पर जो है 1000 रुपये का अर्थदंड या 3 माह का कारावास या दोनों से दंडित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत ओझा गुनी कृत्य को भी दंडित अपराध घोषित किया गया है, यानी जो झाड़ फूक करते हैं उन्हें जो भी है दांडिक अपराध में शामिल किया गया है तथा इसके लिए 2000 रुपये का आर्थिक दंड अथवा 1 वर्ष का कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये सब याद रखिएगा कि कितना उन पे आर्थिक दंड लग रहा है या कितने साल की सजा होगी या दोनों से वो दंडित होंगे या नहीं। तो जो भी ओझा गुनी करेगा उस पर 2000 रुपये का आर्थिक दंड लग सकता है या 1 वर्ष का कारावास उसे मिल सकता है या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। मैं ओझा को बोल रहा हूँ। चलिए अगला लाइन देखते हैं। ये सभी अपराध गैर जमानती हैं। अभी तक मैंने जो 4 अपराध बताए, पहला था कि कोई डायन के रूप में पहचान कर रहा है, दूसरा है कि डायन के रूप में पहचान तो हो गया फिर उसे जो है शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और तीसरा था कि कोई जो है डायन प्रथा के लिए किसी को उकसा रहा है कि आपको डायन बनना पड़ेगा, और चौथा था ओझा गुनी। तो ये चारों जो है, चारों अपराध जो है गैर जमानती हैं, इसमें जमानत नहीं मिल सकती है तथा ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी बिना वारंट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा सकती है। यानी ये जितने भी अपराध मैंने बताए ये सारे संज्ञेय अपराध हैं, इसके लिए वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर आप लोग इसमें से कोई भी अपराध करते हैं तो। चलिए अगले इंपॉर्टेंट लाइन की ओर चलते हैं। 2001 में झारखंड डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2001 में, जिसे 3 जुलाई 2001 को अपनी 17वीं बैठक में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया है। कब किया गया था? तो 3 जुलाई 2001 में किया गया था। कौन सी बैठक थी वो? तो 17वीं बैठक थी, ठीक ना। और किसके द्वारा स्वीकृत किया गया इसे? तो राज्य मंत्रिमंडल द्वारा। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 8 धाराएं संकलित हैं। इसके अंतर्गत 8 धाराएं भी हैं, 8 को हम लोग देख लेते हैं। पहली जो धारा है देखते हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, यानी धारा 1 के अंतर्गत इसका नाम दिया गया है। जैसे था झारखंड डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, तो इसका नाम दिया गया है, इसका विस्तार दिया गया है और इसका प्रारंभ कब से होगा इसके बारे में भी उल्लेखित है। तो यह अधिनियम डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001 कहा जाएगा, यानी इसका संक्षिप्त नाम क्या हो गया? डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001, ठीक ना। तो इसका संक्षिप्त नाम हो गया। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, तो विस्तार भी हम लोगों ने देख लिया। और यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार झारखंड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमित करेगी, यानी राज्य सरकार अपने गजट में राजपत्र में जिस दिन से इसे अधिसूचित करेगा या इसका जारी करेगा अधिसूचना, उसी दिन से यह प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अगली धारा की ओर बढ़ेंगे, धारा 2। इसमें डायन पहचानकर्ता ओझा की परिभाषा दी गई है, यानी कि धारा 2 में जो है डायन पहचानकर्ता के बारे में परिभाषा दी गई है कि कौन डायन पहचानकर्ता होगा और ओझा कौन होगा उसकी भी परिभाषा दी गई है धारा 2 के अंतर्गत। यह ऐसा इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न बन सकता है कि किस धारा के अंतर्गत डायन पहचानकर्ता आता है, तो आपका जवाब होगा धारा 2। या
ओझा की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 2। अगली धारा की ओर बढ़ेंगे हम लोग। धारा 3, डायन के रूप में किसी व्यक्ति को पहचान करने वाले व्यक्ति को दंड का प्रावधान। ये थोड़ी देर मैंने पहले ही बता दिया था कि डायन के रूप में किसी व्यक्ति को कोई पहचानता है तो जो पहचान कर रहा है उस पे जो है आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। तो क्या था ये भी मैंने बता दिया था, 1,000 रुपया आर्थिक दंड अथवा 3 माह का कारावास अथवा दोनों हो सकता है। ठीक है, अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 4, प्रताड़ित करने के लिए दंड। यह भी मैंने बता दिया कि अगर किसी की पहचान कोई डायन के रूप में करता है और उस व्यक्ति को, डायन जो है उस व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से जो है प्रताड़ित अगर किया जा रहा है तो जो प्रताड़ित कर रहा है उसे जो है दंड दिया जाएगा। तो दंड क्या है? 2,000 रुपया या 6 माह का कारावास या दोनों। यह किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 4 के अंतर्गत आता है। धारा 5 को देख लेते हैं। डायन की पहचान के लिए लोगों को प्रेरित करना अथवा झूठी अफवाह फैलाना, यह किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 5 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 1,000 रुपया दंड या 3 माह का कारावास अथवा दोनों आता है। अगली धारा है 6, डायन का उपचार करने अथवा झाड़ फूक करने वाले को दंड। यानी जो ओझा गुनी होंगे वह जो है अगर उपचार करते हैं, जैसे मारते पीटते हैं किसी भी व्यक्ति को डायन के रूप में, तो या उसका झाड़ फूक करते हैं तो उसे जो है दंड दिया जाएगा। किस धारा के अंतर्गत? धारा 6 के अंतर्गत। और इसमें जो है 2,000 रुपया का फाइन होगा या 1 वर्ष का कारावास हो सकता है या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अगला धारा है 7, ये सभी अपराध गैर जमानती और संज्ञेय अपराध हैं तथा अदालत से बाहर सुलह नहीं किया जा सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो चीज़ों को बताया वो सारा धाराएं के अंतर्गत थे। और ये जैसे कि धारा 7 के अंतर्गत क्या है कि ये सारे अपराध जो अभी तक मैंने बताया ये सारे क्या है? गैर जमानती हैं और ये एक संज्ञेय अपराध है, यानी इसके लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है। आपको पुलिस पकड़ सकता है बिना वारंट के भी, और इसका जो सुलह है बिना अदालत के नहीं होगा, यानी अदालत से बाहर इसका सुलह नहीं किया जा सकता है। अब अगली धारा को देख लेते हैं। अगली धारा है 8, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियमों को बना सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे धाराओं को देख लिया डायन बिसाही जो भी अधिनियम थे उसके तहत। तो आज के क्लास में हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। अब अगले क्लास में कोई फ्रेश चैप्टर के साथ मिलेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू।